उत्तराखंड, आप सभी का बहुत स्वागत है अयोध्या अधिवेशन राम राज्य 2022 में। देखिए, आज हम सभी अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में हैं और राम का नाम ना लिया जाए या राम की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि राम राज्य की परिकल्पना सभी ने देखी है और ऐसे में आज हम इस अधिवेशन में बात करेंगे राम राज्य को लेकर कि आखिर राम राज्य स्थापित करने के लिए सरकार की क्या नीतियां हैं और क्या योजनाएं हैं। कार्यक्रम की बात करें तो आज हम सभी के बीच में हमारे चीफ गेस्ट और खास मेहमान मौजूद हैं। स्वतंत्र प्रभार निवेश और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नितिन अग्रवाल जी, आप सभी से गुजारिश करूंगी कि तालियों के साथ अग्रवाल जी का स्वागत करें और इसके साथ ही अब दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आराध्य को याद करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ। देखिए, दीप प्रज्वलन हमेशा से हमारी संस्कृति रही है और किसी भी कार्यक्रम की अगर बात करें, जब उसका शुभारंभ होता है तो दीप प्रज्वलन के साथ होता है। कहते हैं कि अग्नि देवता जिनको देव के रूप में पूजा जाता है, वो हमेशा आपने देखी होगी कि जब लौ प्रज्वलित होती है तो ऊपर की तरफ बढ़ती है। इसका मतलब ये कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हम इस आशा से कर रहे हैं कि ये इसी तरह से सफलतापूर्वक आगे बढ़े। चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सत्र की शुरुआत होगी। देखिए, पहले सत्र की बात करें तो हमारे पहले सत्र में हमारे साथ में अरविंद चतुर्वेदी जी, जो कि हमारे यूपी यूके इंडिया न्यूज़ यूपी यूके के हेड है और इसके साथ ही वो इस सत्र की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि वो नितिन अग्रवाल यानी कि मंत्री नितिन अग्रवाल, प्लीज मैं आपसे यहाँ पर गुजारिश करूंगी कि आप भी स्टेज पर आइए और आप इस सत्र में बातचीत करेंगे। अरविंद चतुर्वेदी जी। अच्छा, चलिए, इट्स ओवर टू यू चतुर्वेदी जी। नमस्कार। और हमारे बीच में नितिन अग्रवाल जो कि एक शानदार नेता हैं, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, नितिन की खासियत है कि किसी विषय के जड़ तक जाते हैं और इनकी पॉलिटिक्स को हमें करीब से देखने का मौका मिला है। इनके परिवार में कई पीढ़ियों से राजनीति हो रही है और मैं समझता हूं कि राजनीति इनके ब्लड में है। आज हम लोग राम राज्य को लेकर बात करेंगे अयोध्या में, और राम राज्य की परिकल्पना हर शासक चाहता है कि भाई हमारे राज्य को राम राज्य कहा जाए। और जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर का निर्माण, अयोध्या में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, वो कमाल है। और मैं समझता हूं कि नितिन अग्रवाल जी भी उनकी अपनी भूमिका है सरकार में और वो भी चाहते हैं कि भाई सरकार का डेवलपमेंट हो। नितिन जी, पहले इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। बहुत ही शानदार तस्वीर है ये। बहुत धन्यवाद अरविंद जी, बहुत धन्यवाद। तो राम राज्य की जो परिकल्पना है, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी इनिंग शुरू हुई है, अभी हमारे ख्याल से 1 महीने का आप लोगों ने अभी प्रेजेंटेशन दिया है, जो लगातार काम काज आप लोग कर रहे थे, तो आपका विभाग जो राम राज्य की परिकल्पना है उसमें किस तरह से योगदान कर रहा है? देखिए, जो आपने अभी तो योगी सरकार 2 की बात करी जी, हम पिछले 30 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 30 दिन का कार्यकाल रहा, उन्होंने सभी विभागों को टारगेट दिया और टारगेट बेस्ड काम करने की बात कही। ये इसलिए दिया गया क्योंकि अगर जब हमारे पास टारगेट होता है तब हम एफिशिएंटली उस पर काम भी करते हैं। जी, जी। और जैसा कि आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों कहा था कि हमारी प्रतिस्पर्धा हमारे पिछले कार्यकाल के परफॉर्मेंस से है। जी।
तो आज हम जब तक परफॉर्मेंस बेस्ड काम नहीं करेंगे तब तक हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। हमारे पास एक संकल्प पत्र है, जिस संकल्प पत्र को हमने जनता के बीच में रखा था और लक्ष्य हमारे सामने है कि उस संकल्प पत्र में जितने वादे उत्तर प्रदेश के जनमानस से किए थे उन वादों को सरकार पूरा करे। उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने पहले ही दिन से काम की शुरुआत करी है। मैं अपने अगर विभाग की बात करूं, हमारा विभाग एक राजस्व प्राप्त देने का एक बड़ा विभाग है। उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा राजस्व देता है जी। और जो हम लोगों ने अपना टारगेट सेट किया है, पिछले साल 36,000 करोड़ का राजस्व हमने दिया था, इस साल 42,000 करोड़ के राजस्व का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने एक कार्य योजना बनाई और इस कार्य योजना को हम लोग अमली जामा पहनाने के लिए समीक्षाएं बैठकें हमने करी हैं और उसी कड़ी में हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शानदार। मैं बाकी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है नितिन अग्रवाल बताएंगे। नितिन जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि बड़ी सारी चुनौतियां भी आपके विभाग में थी। हमने देखा कि जहरीली शराब से भी बड़ी सारी मौतें हुई और उसकी हाई लेवल की जांच भी हुई, जो लोग दोषी थे उनको पनिश किया गया। आपने ऐसा कौन सा मैकेनिज्म बनाया है या ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे कि हम जहरीली शराब से मौत उत्तर प्रदेश में ना देखें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही इसमें संवेदनशील रहे हैं। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में जहरीली शराब से मौत ना हो उसके लिए समय समय पर एनफोर्समेंट का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने भी सख्ती से निर्देश दिया। मैंने भी, जब मुझे विभाग मिला, मैंने अपनी पहली समीक्षा बैठक में पूरे प्रदेश के अधिकारियों से कोई स्पष्ट संदेश दे दिया था कि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से कोई मौत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एनफोर्समेंट को हमें मजबूत करना है, साथ ही साथ लोकल लेवल पे जो पुलिस की टीमें हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के हमारी टीमें और उनकी टीमें उन पॉइंट्स पे जाके देखें जहां जहां, देखिए सबको जानकारी होती है कहां पे क्या हो रहा है। जी जी। तो जितनी एफिशिएंटली पुलिस के साथ हमारी टीम्स काम कर सकती हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप गृह विभाग के साथ एफिशिएंटली काम करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग को आदेशित कर दिया है कि आबकारी विभाग के साथ आप कोऑर्डिनेशन बना के काम करिए, जिससे अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो उस पर तुरंत रोक लगाई जा सके और जो लोग इसके जो कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नितिन जी, मुझे याद है अलीगढ़ में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, बहुत सारे लोगों की जानें उसमें गई थी और उसकी हाई लेवल की जांच भी हो रही है। मैं समझता हूं कि उसकी रिपोर्ट शायद आने वाली होगी या आ गई होगी, एक आध रिपोर्ट तो आई गई होगी। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी जिसने सभी लोगों को, पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। उसके अलावा आजमगढ़ की घटना याद है मुझे, सहारनपुर की याद है। मैं समझता हूं कि ये तो आप कह रहे हैं कि नहीं, आपने आते ही सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग कैसे चिन्हित किए जाएंगे जो लोग इसमें संलिप्त होते हैं? कार्रवाई तो हो जाती है, फिर छूटते हैं, फिर वही काम शुरू कर देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं होती हैं जी, अब जहरीली शराब कैसे बन रही है, मिथाइल अल्कोहल को जब मिक्स कर दिया जाता है तो वो डेंजरस हो जाती है, वो पॉइजनस हो जाती है। और क्योंकि बाहर प्रदेशों से मिथाइल आता है, ट्रांसपोर्ट में कहाँ पे गलती से उतर जाए या उनको जानबूझ के उतारा जाए उन ड्रमों को, उस मिथाइल अल्कोहल को, इसकी जानकारी हम लोग को समय समय पर विभाग को और साथ ही साथ पुलिस के अधिकारियों को मिल जाती है। तो यही चीज़ है। देखिए, इसमें रोकथाम के लिए केवल एक ही सॉल्यूशन है कि हमारा एनफोर्समेंट अच्छा हो, हमारी निगरानी अच्छी हो। जितनी अच्छी निगरानी होगी उतना हम इन घटनाओं को रोक सकते हैं। और इसी पे, क्योंकि फोर्स भी बढ़ानी है, हम लोग भी अपनी फोर्स को बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था, उन्होंने इसमें सहमति प्रदान करी कि हम अपने यहाँ फोर्स को बढ़ाएं जिससे हम एनफोर्समेंट के कार्य को और बेहतर कर सकें। नितिन जी, मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि इसमें आबकारी तो हो गया, गृह बहुत जरूरी है, उसके अलावा जो दूसरे और 1-2 विभाग होंगे, मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बॉर्डर्स एरिया हैं, बॉर्डर्स एरिया भी बहुत सेंसिटिव और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं चीज़ें बाहर से आ गई और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो आपस में कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो बहुत बेहतर होगा, तो शायद इस बड़ी चुनौती से आप निपट पाएंगे। बिल्कुल, हम लोग का कोऑर्डिनेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है और हमारा प्रयास यही है और इसी पे हम काम भी कर रहे हैं कि बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ हम आगे काम कर रहे हैं। नितिन जी, अयोध्या से भी बड़ी आपकी यादें होंगी, मैं समझता हूँ आप यहाँ आते रहे होंगे, और आपने जब आंदोलन शुरू हुआ होगा तो आपकी उम्र तो इतनी रही होगी कि चीज़ें समझ में तो आती ही थी, हैं? तो आपको क्या लगता था कि मंदिर बन जाएगा? देखिए, ये पिछले 500 वर्ष की लड़ाई लड़ी जा रही थी और
मैं तो बहुत छोटा था जब यहाँ पे आंदोलन हुआ था, मेरी उम्र करीब 10 साल रही होगी जी। उस वक्त। जब आंदोलन शुरू हुआ तो ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी उस वक्त कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण भी अयोध्या की नगरी में होगा, क्योंकि जो सरकारें उस वक्त आती थी, उसके बाद जो सरकारें आई प्रदेश में, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे बीएसपी की सरकार रही हो, मैं समझता हूँ शायद कुछ उनके कारण रहे होंगे, शायद कुछ तुष्टीकरण के कारण वो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनवाना चाहते होंगे, उन्होंने प्रयास नहीं किया जी। लेकिन हमें गर्व होता है जब हम आज देखते हैं कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ऐसा मंदिर बन रहा है जो विश्व में की एक विश्व जब बन के खड़ा हो जाएगा तो एक मेरे ख्याल से विश्व की एक धरोहर बनेगा और विश्व के एक सबसे खूबसूरत और सबसे मतलब प्रभावी मंदिरों में या एक इमारतों में ये होगा, बिल्डिंग्स में एक होगा। तो ये एक देखिए इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और साथ ही साथ माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो इसमें एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और आज जो हमारा नेतृत्व है, जिस नेतृत्व ने की इच्छा शक्ति और उनके प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश में आज ये पिछले 500 वर्ष की एक लंबी लड़ाई को आज हम जीते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि अब आगे हमारी जो पुश्तें आएंगी, जो हमारी जनरेशन्स आगे आएंगी, वो कम से कम एक इस भव्य राम मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे साधु संत भी बैठे हैं। मैं समझता हूं कि उन लोगों ने भी वो तकलीफ, वो कष्ट रामलला का देखा होगा हैं। अब जब राम का दरबार जिसको कहते हैं, रामलला का भव्य मंदिर जिसको कहते हैं, राम का घर जिसको कहते हैं, वो बनना शुरू हो गया। और मैं समझता हूं कि जितने साधु संत हैं, मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे उसकी नींव रखने के लिए, कहाँ कहाँ से मिट्टी, कहाँ कहाँ से जल इकट्ठा किया गया था। मतलब मैं समझता हूं कि कुछ भी छोड़ा नहीं गया भगवान राम के इस जगह को बनाने के लिए। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, इस देश के 120 करोड़ 130 करोड़ लोगों के आराध्य हैं और एक ऐतिहासिक क्षण था, एक ऐतिहासिक मोमेंट था जब उसका मंदिर का शिलान्यास करा जा रहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास कर रहे थे, तो कोई भी कमी होनी भी नहीं चाहिए थी। और जिस तरीके से पूरे देश के लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया और पूरे देश के लोग, आपने देखा होगा लाखों लाख लोग उस दिन अयोध्या में। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने, वो तो कोर्ट का आदेश था, लेकिन विपक्षी पार्टियों का आपने रिएक्शन देखा था। और मैं समझता हूं कि अगर विपक्षी पार्टियां या सत्ता पक्ष जब भी जो भी रहा, अगर उन लोगों ने सही समय पे कोशिश की होती तो शायद मंदिर पता नहीं कब का बन गया होता। ये ऐसा क्यों है? ये लोगों के मन में बड़ा सवाल है और आज भी है। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ राजनीति के लिए है या वाकई है ये पूरा जो मामला है वो तुष्टीकरण के कारण है? वही मैं कह रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े वकील, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सबको पता होगा, वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाके ऑब्जेक्शन लगाते थे कि कैसे राम मंदिर का निर्माण ना हो पाए, कैसे ये मामला ना सुलझ पाए। और ऐसे ही वो समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई बैठी हुई थी, उनकी तरफ से कभी कोई पैरवी नहीं हुई, कभी कोई कोशिश नहीं हुई। एक तुष्टीकरण की राजनीति की जो सोच इन दलों की रही है, प्रदेश में हो चाहे देश में हो, और मैं उन दलों से कहना चाहता हूं कि आज इस देश में, इस प्रदेश में जो पार्टियां, जो दल केवल कुछ लोगों को साथ में रखकर राजनीति करना चाहती हैं, वो कभी उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में जिंदा नहीं रह सकती हैं। आपको एक सबको साथ में लेकर काम करना पड़ेगा। अगर आप केवल कुछ लोगों की बात करेंगे तो फिर आप कभी सफल नहीं हो सकते। नितिन जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा है। मैंने जो आंकड़े हैं वो देखे कि भाई आपने गरीबों का आवास मुस्लिम भाइयों को भी दिया, आपने लड़कियों की शादी मुस्लिम भाइयों की भी कराई, आपने उनके घरों के बाहर स्ट्रीट लाइटें लगवाई, आपने उनको लोन दिया। लेकिन जब हम वोट की बात करते हैं तो वोट आपको नहीं मिलता। ये बात समझ के परे है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि हमारा मुद्दा तो विकास ही है ना। हम तो विकास, किसी भी पार्टी से को वोट देंगे तो हम उनसे चाहेंगे कि विकास की बात करें और विकास के नाम पे वोट मांगे। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी से ये पूछते हैं कि भाई आपको वोट सहारनपुर में क्यों नहीं मिला, आपको वोट अमरोहा में क्यों नहीं मिला, आपको वोट मेरठ में क्यों नहीं मिला, आपको वोट रामपुर में क्यों नहीं मिला, ये सवाल है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो सोच रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत चिंतन का विषय है। अब ये दोष उनकी, मैं कहूंगा उनकी मानसिकता का है कि वो क्यों नहीं जुड़ना चाहते, क्यों नहीं वोट देना चाहते। जब सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया, जब योजना आई, योजना का लाभ सबको दिया गया। आप उज्ज्वला भी देखिए, आप उज्ज्वला में कितने कनेक्शन, चाहे हिंदू को मिले तो उससे ज्यादा मुसलमानों को भी दिए गए, माइनॉरिटी को भी दिए गए।
उसमें माइनॉरिटी में सबको दिया गया। कोई भी, चाहे आवास बना हो, चाहे कोई योजना बनी हो, किसी सरकार ने कभी ये नहीं देखा कि कौन किस जात का है, कौन किस संप्रदाय का है, कौन क्या है। जब योजना चली सबको मिला। लेकिन अब अगर किसी की मानसिकता है कि वो नहीं आना चाहते, नहीं देना चाहते, तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप अपने को अलग रखेंगे तो फिर तकलीफ आप ही को होगी, हमें तकलीफ नहीं होने जा रही है। आप तो तकलीफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो तकलीफ में आ जाते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, राजनीतिक पार्टियां सबने बसपा कह रही थी कि भाई मुसलमान तो हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि मुसलमानों पे दावा तो सिर्फ हमारा है। कांग्रेस पूरे देश में कह रही है कि मुसलमान तो हमारे हैं। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं जो इन पार्टियों की आपने बात करी। अगर वो इसी मानसिकता से राजनीति करेंगे तो वो विपक्ष में ही रहेंगे, वो सत्ता पक्ष में कभी आने वाले नहीं हैं। हम सबके विकास की बात करते हैं, वो केवल कुछ लोगों के विकास की बात करते हैं। और यही फर्क है कि आज भारतीय जनता पार्टी 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में लौटी है, सरकार दोबारा सत्ता में लौटी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आम जन का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। मेरा एक और सवाल, आजम खान का मोह भी धीरे धीरे भंग हो रहा है समाजवादी पार्टी से। मुसलमानों के इतने बड़े नेता, अभी इधर हाल में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, वहां उन्होंने मिलने से मना कर दिया, बोले मैं तो मिलूंगा नहीं। एक और सवाल है, शिवपाल जी गए, शिवपाल जी ने आजम खान से मुलाकात की तो वहां से बात निकल के आई कि भाई अखिलेश यादव ने संसद में क्यों नहीं उठाया मेरा मामला, मुलायम सिंह यादव ने संसद में क्यों नहीं उठाया। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या राजनीति है? क्या समाजवादी पार्टी आजम को खत्म करना चाहती है? आपको क्या लगता है क्यों नहीं उठाया उनका मामला? देखिए, ये मैं कहना चाहता हूं, पहली बात तो आजम खान कोई सरकार के लिए या प्रदेश के लिए मैं समझता हूं कोई विषय नहीं है जी। और नहीं, मैंने तो समाजवादी पार्टी को लेकर, हाँ, समाजवादी पार्टी का क्यों, उन्होंने क्या नहीं किया, उनका एक व्यक्तिगत उनका इंटरनल इशू है, इंटरनल मैटर है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और हम तो कहेंगे कि आजम खान उन्हीं को मुबारक हैं, उन्हीं को मुबारक हो, वो उन्हीं के साथ जाना चाहें तो जाएं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी आज नेतृत्व विहीन हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व आज जो केवल चाटुकारिता के कारण और केवल चाटुकार लोगों के लिए के कारण आज जो समाजवादी पार्टी का हाल है। और मैं तो कहूँगा कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, उसे जीवन में कभी कुछ मिल नहीं सकता, या भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते, उसके साथ नहीं देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये समाजवादी पार्टी जिसने केवल धोखा देने का काम किया है, आज उसका हश्र उत्तर प्रदेश आपके सामने है। एक और मेरे मन में सवाल है, अभी कॉमन सिविल कोड की बात चल रही थी, एक समान कानून लागू करने की पूरे प्रदेश में बात कर रही है। आपकी सरकार इस पे काफ़ी दिनों से काम कर रही है और एक समान कानून सबके लिए होना भी चाहिए ऐसा लगता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो ये दावा करता है कि भाई मुसलमानों का रहनुमा है, वो मुसलमानों के लिए भगवान, उसका आदेश भगवान की तरह है, उसने कहा कि भाई हम जो है कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं, हम इसको नहीं मानने वाले। तो यहाँ पे एक देश है, एक राष्ट्र, लेकिन कानून अलग अलग हो, तो ये बात समझ में आती नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि अगर इस देश में रहना है तो इस देश के कानून को मानना ही पड़ेगा। अगर इस देश के कानून को नहीं मानेगा, वो देश में रहने लायक भी नहीं है। और देखिए, कॉमन सिविल कोड क्या है? एक कानून, आप एक ही देश में रह के कोई ये कैसे कह सकता है कि हम इस कानून को मानेंगे, इस कानून को नहीं मानेंगे। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि हम कानून को नहीं मानते हैं या कानून को नहीं मानने वाले, अब उनके दिन लद गए। अब वो लोग जिनकी ये मानसिकता है कि हम ये इस कानून को मानते हैं, हम उस कानून को नहीं मानते हैं, अब किसी को सर पे बिठाया नहीं जाएगा। जो इस देश में रहेगा, अगर नहीं मानेंगे तो बुलडोजर चलवा देंगे, है ना? अब किसी को मैं कहता हूँ सर पे बिठाया नहीं जाएगा। जो नहीं मानेगा उसे सरकार मनाना जानती है, मनवाना जानती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं तो वही मैंने कहा ना कि बुलडोजर भेज देंगे, फिर वो अपने आप मान जाएगा। बुलडोजर आजकल मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो हाजिर नहीं हुआ उसके घर के बाहर बुलडोजर लगा दिया, बोले हाजिर हो गया वो। अब बुलडोजर देखिए, बुलडोजर माफियाओं पे चल रहा है, बुलडोजर अपराधियों पे चल रहा है, और ये बुलडोजर चलता रहेगा माफियाओं अपराधियों पे, क्योंकि यही राम राज्य की स्थापना है कि जहां पे गरीब सुरक्षित रहेगा,
जहां पे शोषित सुरक्षित रहेगा और जहां अपराधी की जगह जेल में होगी, गुंडों की जगह जेल में होगी। यानी बुलडोजर चलाओ, घर गिराओ, अपराधी भगाओ, अवैध संपत्तियां गिराओ। जिन्होंने गरीब के मकान को कब्जा करके अवैध संपत्तियां बनाई है, बुलडोजर उन अवैध संपत्तियों को जरूर गिराएगा। भाई जनता में से अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, राघवेंद्र कोई सवाल अगर लेना चाहता है तो सवाल ले सकता है। हाँ प्लीज, माइक एक यहाँ ये है राघवेंद्र, ये माइक आईडी आप दीजिए इनको। मैडम सवाल कुछ पूछना चाहती हैं, प्लीज। हाँ हेलो, बड़ी गर्मा गर्म बहस है भाई ये, हैं, और पूरा देश देख रहा है इस समय। उसके अलावा हम लोग जो हाँ जी पूछिए। नमस्कार सर, मैं एडवोकेट श्वेताराज सिंह हूँ, यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य करती हूँ। एक बड़ा साधारण सा सवाल है, हाउ डू वी कॉम्बैट करप्शन? भ्रष्टाचार को हम कैसे लड़ रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शिकायत लेकर के जाती हूँ किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, तो अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट हर्ड, और जो गरीब मेरे पास आया है कि मेरी सहायता करिए, वो बेचारा असहाय उसी स्थिति में रह जाता है। तो किस तरीके से हम इसको कॉम्बैट कर रहे हैं जब सुनवाई कहीं नहीं हो रही है? तो नितिन जी, ये देखिए भाई, आपके मुख्यमंत्री जी तो अभियान चला रहे हैं, आप भी अभियान चला रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि भाई अब मैडम का सवाल यही है कि भाई जब ना सुने, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है मैं समझता हूँ समाज के लिए, और गरीबों के यहाँ आपने तो देखिए धीरे धीरे आने वाले समय में डायरेक्ट उनके खातों में पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी आप देखिए अनाज जा रहा है, वहां से बिक भी जा रहा है। आपके जिले से कितनी शिकायतें आई होंगी, आपने उसको बुला के खाद्य अधिकारी को पूछा होगा। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो घुन है, इसको कैसे समाप्त करेंगे? आपके दिमाग में कोई आइडिया है? आप विदेश से पढ़े हुए हैं, कुछ आपने सोचा है? देखिए, एक ये बहुत, आप बैठ जाइए। एक आज जो अपने करप्शन की बात करी, ये एक ऐसी जड़ थी जो इतनी मजबूत हो चुकी थी। कांग्रेस की सरकारें उत्तर देश में जब हुई पिछले आज़ादी के बाद से लगातार, चाहे कम्युनिस्ट की सरकारें हों, कांग्रेस की सरकारें हों, उनकी सरकारें रहीं प्रदेश में, देशों में। जब माननीय मोदी जी की सरकार देश में बनी, उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात करी कि हम सीधे गरीब के खाते में हम उसका जो अधिकार है, जो योजना है, उसका लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इनफैक्ट आपको पता होगा तो उस एक देश के प्रधानमंत्री राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने खुद एक सार्वजनिक मंच से कहा था कि अगर केंद्र से 100 रुपये नीचे आता है तो नीचे केवल 10 रुपये पहुँचता है, 90 रुपये बीच में जो मिडिल मैन होते हैं, जिनको हम कहते हैं, वो उस पैसे को खा जाते हैं। तो जब उस वक्त जब एक देश का प्रधानमंत्री खुले मंच से ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे देश में 90% पैसा बीच के मिडिलमैन खा जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति होगी उस वक्त देश की। लेकिन आज अगर आप आंकड़े देख लें तो आज आप देखेंगे कि 99%, क्या मैं कहता हूं 100% पैसा जो अगर केंद्र सरकार से आ रहा है तो वो सीधे गरीब के खाते में जा रहा है। एक मिडिलमैन की जो एक लाइन थी, उस लाइन को खत्म किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं उसी पे आ रहा हूं। तो उसके लिए आप जो है इनके विभाग में तुरंत अर्जी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने खाद्य विभाग की बात करी। जी। आज आप अगर एक आम नागरिक के पास जाएंगी, एक महिला के पास जाएंगी जो गांव में रहती है या जो शहर में रहती है, जो जिनको राशन मिल रहा है कोटे से, अगर आप उनसे पूछेंगी तो वो आज बताएंगे कि इतना राशन उनके घर में पहुंच रहा है जितना इस देश में आज़ादी के बाद इतना राशन कभी उस घर में नहीं पहुंचा जितना राशन आज उसके घर पे पहुंच रहा है। जहां तक कि ये छोटे करप्शन, जहां तक आप अधिकारियों की करप्शन की बात है, मुख्यमंत्री जी ने हर बार ये कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी करप्शन पे। कोई किसी की शिकायत हो, सीधे आके लखनऊ में हमसे बात कर सकता है, सरकार के संज्ञान में ला सकता है। आप अपने लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में लाइए। मैं आपको कम से कम इतना मुझे विश्वास है कि अगर किसी ने करप्शन किया है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। और किसी का सवाल है? हाँ प्लीज, राघवेंद्र, दीपू, माइक आईडी दें प्लीज। हाँ बताइए। जनता के लिए, जनता के सवाल नितिन जी बड़ा ये आनंदित करते हैं, लेकिन कभी गुड इवनिंग सवाल आ सर, जाते हैं। प्लीज हाँ मैं बताइए। हर्षवर्धन। सर, अभी के समय में देश में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है, लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट है पूरे ऑल ओवर इंडिया और यूपी और अदर जगह, वहाँ पे रोजगार के मुद्दों पे सिर्फ बातें होती है,
इसके संक्षेप में योगी गवर्नमेंट हो चाहे मोदी गवर्नमेंट हो क्या काम कर रहे हैं वो थोड़ा आप हमको देखिए, मैं आपको बता दूं, योगी सरकार ने 2017 से 22 के बीच में जो पहला कार्यकाल था, योगी 1 की सरकार थी, उस सरकार में सरकारी अगर नौकरियों की बात करूं जो डायरेक्ट जिनको बेनिफिट हुआ है, मैं रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूं क्योंकि ये विधानसभा में दिया हुआ रिकॉर्ड है जो ऑथेंटिकेट करता है, 5 लाख लोगों को, नौजवानों को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है सरकारी नौकरी का, जिनको नौकरियां दी गई हैं। अगर आप श्रम इनडायरेक्ट की बात करें, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो चाहे कोई और सेक्टर हो, अगर आप उसकी बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में करीब 25 से 30 लाख नौजवानों को इनडायरेक्ट तौर पे जुड़ने का काम किया है और ये हमारी प्रायोरिटी भी है। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि लोग, हमारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिले और इसी प्रायोरिटी के लेके आज आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा स्टेट में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। आज पिछली सरकारों में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता ही नहीं था प्रदेश में अपना व्यापार करने, क्योंकि यहाँ गुंडे माफिया जो लोग थे वो काम ही नहीं करने देना चाहते थे। आज हमारी सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का टारगेट दिया है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट प्रदेश में करेंगे अगले 5 वर्षों में। जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और उतने ही नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। हमारी ये प्रायोरिटी है और हम इस प्रायोरिटी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आप देखिएगा कि धीरे धीरे अगले 5 वर्षों में जितने रोजगार के अवसर आने जा रहे हैं, इसकी शायद उम्मीद भी नहीं होगी आपको। नितिन जी, अगला आपका चैलेंज है 2024 जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, सारे दल देख रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार कांग्रेस के साथ बैठकें कर रहे हैं और लेकिन उसकी हवा निकल गई। तो कह रहे थे कि भाई प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ ममता दीदी भी लगातार उत्तर प्रदेश में नज़र रखी हुई हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से इलेक्शन में आई थी और अखिलेश जी के साथ मिलके और कितनी सारी तस्वीरें साझा हुई थी। एक तरफ आप देखिए उधर बिहार में लालू यादव के सुपुत्र लोग भी लगे हुए हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो पूरा विपक्ष है वो एक जगह इकट्ठा होना चाहता है, ये इत्तेफाक है कि नहीं हो पा रहा? तो 2024 की कितनी बड़ी चुनौती उसको देखते हैं आप 2024? अरविंद जी, मैं समझता हूं कि 2024 कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती ही नहीं है हमारे लिए। आज मोदी जी का जो स्टेचर है, जो कद है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि आज विपक्ष का कोई भी नेता उनके सामने खड़ा हो ही नहीं सकता है। अगर आप आज आम जनता के बीच में जाए, पूछ लीजिए, ऐसे ही पूछ लीजिए कि अगर मोदी जी को नहीं तो फिर कौन देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है, तो मैं समझता हूं किसी के पास जवाब नहीं होगा। आज देश की जनता, भूल जा रहे हैं आप। अब राहुल जी को तो आप ही ने पप्पू मान लिया है और देश की जनता ने भी मान लिया है, तो चलिए उसमें मैं नहीं जाना चाहता। और जहां तक कि आप विपक्ष की एकजुट होने की बात करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कहता हूं। 2017 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हुआ, क्या हाल हुआ, हश्र हुआ, आपके सामने है। 2019 में यह कहा गया जब सपा बसपा एक हो गई कि अब इनकी क्लीन स्वीप हो जाएगा प्रदेश में, अब कोई टिक नहीं पाएगा। क्या हाल हुआ उस गठबंधन का आपके सामने है। और अब 2022 में 1-2 लड़कों की जोड़ी बन गई थी, उन्होंने देख लिया था कि हम 300 सीटें जीत कर आ रहे हैं, 350 सीटें जीत कर आ रहे हैं। क्या हाल हुआ। ये जितने गठबंधन कर लें और कोई भी हो, जो कितने गठबंधन कर ले विपक्ष, आज देश के आगे और देश की जनता का जो विश्वास है, चुनाव वही जीतता है जिसके प्रति जनता का विश्वास होता है। और मैं ये कह सकता हूं कि देश के 130 करोड़ लोगों का विश्वास आज मोदी है और केवल मोदी है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के उत्तर देश की बागडोर संभालेगी। चलिए हम लोग पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि कितनी कितनी चुनौतियां हैं। आपके कई साथी चले गए विपक्ष में। पूर्वांचल में आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखिए, कितनी कठिन चुनौती थी। आजमगढ़ में आप पूरी सारी की सारी जो विधानसभा सीटें हार गए। आप गाजीपुर में आइए, आप वहाँ 6 की 6 विधानसभा सीटें हार गए। जौनपुर में आप 3 हार गए, मऊ में आप 3 हार गए, बलिया में आप हार गए। आपको क्या लगता है पूर्वांचल लोकसभा के तौर पे अगर हम देखें तो बनारस प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, उसके बगल में अगर हम चंदौली की बात करें, महेंद्र नाथ पांडे का क्षेत्र है। मुझे याद है गाजीपुर में मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़ते थे, वो पिछली बार हार गए थे, इत्तेफाक किए, समय गवर्नर हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है आपसे कि ये चुनौतियां आसान नहीं है। 80 सीटें आप 5000 कम की मार्जिन से जीते,
104 सीटें समाजवादी पार्टी इसलिए हार गई क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को वहां वोट मिल गया, नहीं तो ये चुनौती बड़ी होती। तो नितिन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो चुनौतियां हैं उसको कैसे पार करेंगे, क्योंकि अखिलेश ने गठबंधन बनाने की तो बड़ी कोशिश की, राजभर, कृष्णा पटेल और जयंत चौधरी, और उसके अलावा आप देखिए उसके अलावा और 2-3 दलों का उनके साथ सहयोग था। तो मैं आप समझता हूं कि ये कोई चीजें आसान नहीं है, कठिन चुनौती है। नहीं, देखिए ऐसा है, आपने कुछ जनपद गिनाए जहाँ पे हम हारे जी, लेकिन प्रदेश में ऐसे बहुत से जनपद ऐसे भी हैं जहाँ पे हम पूरे जीत कर आए। जी हाँ, जी हाँ, ऐसे भी बहुत सारे जनपद नहीं उसके लिए हैं। साधुवाद। तो- पूरा यादव बेल्ट आप जीत गए हैं। तो कुछ जनपद ऐसे जरूर हैं जहाँ पे हम लोग नहीं जीत पाए, जहाँ पे हमारे विधायक नहीं आ पाए। उसकी समीक्षा पार्टी कर रही है कि वहाँ ऐसी क्या कमियां रही हैं और उसकी समीक्षा करके उन कमियों को दूर किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक कि पार्लियामेंट की बात होती है, देश के चुनाव की बात होती है, तो वो केवल उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। 80 लोकसभा सीटें आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का विधानसभा के चुनाव का मुद्दा अलग होता है, देश के चुनाव का मुद्दा अलग होता है। जब वोटर प्रदेश के लिए वोट देने जा रहा होता है तो उसके मन में कुछ बातें, धारणा अलग होती हैं, और जब देश का चुनाव, प्रधानमंत्री बनने का चुनाव होता है, तब वोटर की मानसिकता अलग हो जाती है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जब देश का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी प्रांतों में जब प्रधानमंत्री चुनने की बात आएगी तो मोदी जी के अलावा और शायद कोई चेहरा किसी को सामने दिखेगा नहीं। तो मतलब आप चिंतित नहीं है पूर्वांचल को लेकर? नहीं, बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है। जहां पे लोकसभा का चुनाव है, देश का जनरल इलेक्शन का चुनाव है, वहां भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करके चुनाव जीत के आएगी। आजकल बड़ी सारे वीडियोस आप देख रहे हैं, लाउड स्पीकर एक के बाद एक उतारे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पे हम लोग कर रहे हैं। आदेश तो बहुत पहले था, आज ये क्यों लागू हो रहा है? अरे लागू तो हुआ अरविंद जी, नहीं तो आजकल तो सरकारें उसे लागू ही नहीं करना चाह रही थी। कम से कम योगी जी ने लागू तो कर दिया, और ये लागू सभी पे लागू हुआ। ऐसा नहीं किसी एक पे लागू हुआ दूसरे पे लागू नहीं हुआ तो फिर सभी के लिए समान रूप से हुआ। और ये होना भी चाहिए भाई। आप केवल एक सुविधा के लिए जब ये एक नियम है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई आदेश किया है, तो आप कम से कम ये तो कहें कि लागू तो हमारी सरकार ने किया है और सभी को समान तौर पर रख के लागू किया है। नहीं, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए जरूर साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री जी से जब आप वादा करके जब उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई नितिन जो है, आपको जो है अपनी सीट तो जितानी ही है, आसपास की बहुत सारी सीटें जितानी है, और वो हुआ। अब ये आपको कैसे पता है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझसे क्या कहा है? मुझे जानकारी नहीं कि आपको कहाँ पे जानकारी हुई है। यही काम है कि जो लेकिन मैं केवल प्रधानमंत्री जी से उनका आशीर्वाद देने गया था, और क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और उनका आशीर्वाद ही हमें मिल जाए हमारे लिए उतना ही बहुत काफी है। इसीलिए कहा ना कि उस आशीर्वाद का परिणाम रहा कि वो सारी सीटें जो है, और चुनाव जीते हैं तो माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जीते हैं चुनाव। अच्छा नितिन जी, ये बताइए कि आने वाले समय में मंदिर निर्मित होना शुरू हो गया है, लगातार वहाँ काम चल रहा है, आपके विभाग की क्या कोई भूमिका रहेगी? क्योंकि बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे सारा काम हो रहा है, उसका एक दायरा भी होगा मैं समझता हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं भी हैं यहाँ पे, मैं समझता हूँ। विदेशी यात्री से लेकर दुनिया भर के लोग आएंगे, तो आप लोगों ने कुछ ऐसा रोड मैप, कोई प्लान बनाया है आसपास के जिलों से, अयोध्या के आसपास के जो जिले हैं, या जैसे कि रेवेन्यू 36,000 था तो अब उसको 42,000 करने का निर्णय लिया, तो नई ऐसी क्या चीजें करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए रेवेन्यू बढ़ता कैसे है? रेवेन्यू बढ़ेगा जब हम या तो हमारा बेस बढ़े, प्रोडक्शन बेस बढ़े। जी, आज हम कंजम्पशन स्टेट हैं, हम उसको प्रोडक्शन स्टेट पे लेके जाएं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री डिस्टिलरीज बढ़े तो एक्साइज वो पे करती है, इसी से रेवेन्यू बढ़ता है। दूसरा एनफोर्समेंट, हम अगर चोरी रोक रहे हैं तो जितनी चोरी रुकेगी उतना रेवेन्यू का हमें फायदा होगा, उतना बढ़ेगा। तीसरा, अगर हम स्मगलिंग हो रही है अन्य प्रदेशों से, अगर लिकर हमारे प्रदेश में आ रही है तो उसको हम कैसे रोकें? वो जितना रोकेंगे उतना हमारी यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगी, जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतना हमें रेवेन्यू मिलेगा। तो ऐसे कई फैक्टर हैं कि रेवेन्यू बढ़ाने के, और हम लोग हर फैक्टर को अलग अलग लेके उसके लिए अलग से कार्य योजना बना के काम कर रहे हैं, जिससे हम 36,000 करोड़ को क्रॉस करके 42,000 करोड़ पे पहुंचे। मुझे लगता है कि रेवेन्यू जो बढ़ेगा तभी राम राज्य आएगा। देखिए, रेवेन्यू जब बढ़ता है, जीडीपी में जब पैसा आता है, तो जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना जीडीपी बढ़ती है, उतना ही डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं, उतना ही काम होता है प्रदेश में, और जितना काम होगा डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, उतना ही संपन्नता आती है। चलिए नितिन जी, आपने अपना बहुमूल्य समय
अयोध्या में सरयू के किनारे आप देख रहे हैं कितना शानदार दृश्य है ये, और मैं समझता हूं कि इस दृश्य की परिकल्पना आपकी सरकार ने की थी और इतनी अच्छी बातें आप बता के जा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि फिर जल्दी से हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे और आपका जो लक्ष्य है 42,000 करोड़ आप उसको पूरा करें, वो 43 हो जाए। और मैं समझता हूं कि ये जो राम राज्य की परिकल्पना है उसका जो उसके तहत जो विकास होना है वो बहुत तेजी के साथ बढ़े। आपने इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस खास शो में आप आए, आपको बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी ने बहुत सारी शादियां छोड़